अच्छा सर, आज एक नया आइज़ा देख लेते हैं जिसका नाम है आइज़ा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा भाई, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा सा टेक्निकल। आपको तो पहले इसका मतलब समझना होगा, फिर इसकी रेलेवेंस समझनी होगी कि हम इसको ऑडिट में क्यों कवर कर रहे हैं। पहले मतलब समझते हैं व्हाट इज़ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। भाई मैंने कहा कि लेट से मैं एक एंटिटी हूँ जिसका नाम है सेल्सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सही है जी। अच्छा, मैं अपने बिजनेस में ऑपरेशंस में इतना इन्वॉल्व हूँ कि मुझे कुछ चीज़ों पर ध्यान देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये कि मैंने लेट से जो पेरोल की कैलकुलेशन है प्लस पेरोल की प्रोसेसिंग, यानी मेरे लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे गिर जाएं, मेरे एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में पैसे गिर जाएं, मैंने वो आउटसोर्स की हुई है किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे सर्विसेज दे रही है, और जो पेरोल का डेटा प्रोसेस होगा यहाँ से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इम्पैक्ट मेरे यहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे एफएस में आएगा। यानी इम्पैक्ट उसका मेरे एफएस में आएगा। बट वो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, मैंने कहा कि लेट से मैंने कोई जेनिटोरियल सर्विसेज को आउटसोर्स कर दिया। मुझे नहीं इस पखार में पड़ना कि भाई सफाई सुथराई का ख्याल कोई, मैं अपने बंदों को कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगाना चाहता हूँ, उस दूसरी एक्टिविटी में नहीं लगाना चाहता। मैंने सर लेट से कि जेनिटोरियल सर्विसेज आउटसोर्स कर दी। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मुझे सर्विस दे रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे सर्विस दे रही है, बट इस जेनिटोरियल सर्विसेज का इम्पैक्ट मेरे पीएनएल पे सिर्फ इतना है कि मैं इसे सिर्फ एक मामूली सी फ़ी पे करूँगा। दैट्स इट। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, दैट्स इट। यानी जेनिटोरियल सर्विसेज फ़ी, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। बट हाँ, आप ये समझें कि अगर पेरोल की कैलकुलेशन की बात है, तो पेरोल की कैलकुलेशन का मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट मेरे एफएस के ऊपर सिग्निफिकेंट है। मेरे एफएस के ऊपर क्या है? सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। क्यों भाई? क्योंकि पेरोल की कैलकुलेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो पेरोल के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन में अगर कोई भंड हुआ और यहाँ पे आके वो रिकॉर्ड भी गलत हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। और इतने सारे एम्प्लॉयज़ में से कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी फेक एम्प्लॉय को पैसे चले जाएं, तो वो भी एक मसला है। तो यानी सर, समझने की बात यह है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं यूज़र एंटिटी, यानी हमें जार्गन सीखने पड़ेंगे इस आइज़ा के लिए, वो कौन सी एंटिटी है? यूज़र एंटिटी। तो यूज़र एंटिटी करती ही है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कोई सर्विस आउटसोर्स कर देती है, तो हो सकता है कि उस सर्विसेज का मेरी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट हो। तो ऑडिटर को ये कहा गया वाइल मेकिंग रिस्क असेसमेंट, यानी वाइल मेकिंग रिस्क असेसमेंट। तो जब आप आइजा 315 के अंदर रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो वो कहता है रिस्क असेसमेंट आपकी होती है तीन चीज़ों से। आपको बोलता है वो एंटिटी को समझें, इन्वायरमेंट को समझें, और सर इंटरनल कंट्रोल को समझें। अब लेट से इंटरनल कंट्रोल को वो क्यों समझने को कहता है, ज़रा फोकस होकर सुनिएगा। ये वो वैसे ही हमने ये कैफ में आपने किया हुआ, मैं एक रिकैप दे रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल को वो इसलिए समझने को कहता है कि लेट से अगर मैं ये कहूँ, मेरे पास एक सेल साइकिल है, सेल्स का प्रोसेस है, सही है जी। सेल साइकिल है। सेल साइकिल के अंदर जब कोई नया कस्टमर मुझे अप्रोच करता है, यानी कंपनी को, सही है, और क्रेडिट पे माल परचेज करने के लिए, तो क्रेडिट पे माल परचेज करने के लिए जब मुझे अप्रोच करता है, तो मैं एक कंट्रोल लगाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ इसकी क्रेडिट लिमिट सेट होती है। इसकी क्रेडिट लिमिट क्या होती है? सेट होती है। अच्छा, ये मैं आपको ओवरऑल बिल्कुल बेसिक से उठा के वहाँ पे लेके आऊँगा जहाँ पे ये पहुँचाना चाहता है मुझे आएगा, सुनिएगा। क्रेडिट लिमिट सेट होती है। अच्छा, क्रेडिट लिमिट लगाना यानी सेट करना एक कंट्रोल है। इस कंट्रोल को
लगाया इसलिए ताकि एक मकसद अचीव, नहीं, हर कंट्रोल का एक मकसद होता है। तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अवॉइड बैड डेट्स। हाँ भाई, क्या होता है टू अवॉइड बैड डेट्स, यानी इस कंट्रोल का मकसद होता है कि मेरे बैड डेट्स क्या हो जाए, अवॉइड हो जाए। लेट से यही ऑर्गेनाइजेशन सेल्स प्रोसेस के अंदर एजिंग बनाती है, एजिंग एनालिसिस। अच्छा, एजिंग एनालिसिस बनाना एक कंट्रोल है। हाँ भाई, ये एजिंग बनाना क्या है भाई सर, ये हमारा कंट्रोल है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि एजिंग बनाना हमारा कंट्रोल है, तो इस कंट्रोल का डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव है, इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है, टू अवॉइड बैड डेट्स और टाइमली रिकवरी। सर ये कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके आते हैं आपके सामने, सर एक और एग्जांपल लेके आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कि भाई अगर मैं पेरोल प्रोसेस की बात करूं, सर पेरोल प्रोसेस की, तो पेरोल के प्रोसेस के ऊपर भी कंट्रोल लगाए हुए होते हैं। क्या कंट्रोल होते हैं, जरा हम उसकी बात कर लेते हैं। अजय जी, तब वो क्या कंट्रोल होते हैं उसकी बात करते हैं। मैंने कहा लेट से पेरोल का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है कि भाई आपके पास आपके सिस्टम के अंदर जो पे रेट्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, और ये फिक्स करता है सर एचआर। ये फिक्स कौन करता है, एचआर। अच्छा, ये कंट्रोल क्यों लगाया जाता है, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है इस कंट्रोल का कि भाई पे रेट फिक्स हो जाए। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी बंदे को उसकी औकात से ज़्यादा पैसे नहीं मिले, जो सेट हुए हैं वही मिले हों। और फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टू पे एज एग्रीड। ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर इदारा पेरोल प्रोसेस पे एक और कंट्रोल लगाता है, टाइम इन एंड टाइम आउट। अच्छा, टाइम इन टाइम आउट क्या है सर, कंट्रोल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये होता है, सर इस कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एम्प्लॉय शुड ओनली बी पेड फॉर द आवर्स वर्कड। हाँ भाई, हम क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉय शुड ओनली बी पेड, एम्प्लॉय शुड, यहाँ पे लिख लेते हैं, शुड ओनली बी पेड फॉर द आवर्स वर्कड। ये कहानी होती है। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कहता ये है कि भाई आप जब रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हो तो एंटिटी को समझो। अगर एंटिटी, जैसी बात है, एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, तो आपको समझ आता है कि फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क आता है। आप जब समझते हो तो तब पता लगता है आपको। ऐसा ही है, इन्वायरमेंट को समझते हो, आप बोलते हो एक्सपोर्ट बैन हो गई है, तो भाई गोइंग कंसर्न का मसला आ जाता है कि एक ही कस्टमर था आपका बाहर, या जो भी कस्टमर से बाहर वो नहीं खरीद सकते, तो बिजनेस कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं जब आप अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी को, इन्वायरमेंट को। फिर वो बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल को भी समझो, और इंटरनल कंट्रोल को समझ के भी तुम्हें रिस्क मिलेंगे स्पेसिफिक जगहों के ऊपर। अब लेट से अगर क्रेडिट लिमिट सेट नहीं होती और एजिंग एनालिसिस नहीं बनते, तो मेरे पास मेरे रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट और रिसीवेबल्स का मसला है, अंडर स्टेटमेंट और बैड डेट एक्सपेंस का मसला है। क्यों? क्योंकि उस एरिया के अंदर कोई फॉलोअप करने वाला नहीं होगा। मुझे यहीं से पता लग जाएगा कंट्रोल वीकनेस है, तो मुझे पता लगेगा देयर इज अ रिस्क इन द रिसीवेबल साइड। और रिसीवेबल साइड पे अगर मसला है, तो दैट मीन्स कि मुझे ऑडिट में वहाँ फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंट्रोल लगाया नहीं गया। सिमिलरली अगर मैं पेरोल की बात करूँ, अगर मैं ये मुझे पता लगे कि भाई पेरोल के अंदर जो रेट फिक्स होती है, पे फिक्स होती है, वो कोई भी बंदा कर लेता है, एचआर फिक्स नहीं करता, तो ये भी एक मसला है। देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंसेस, क्योंकि हो सकता है कि सैलरी एक्सपेंसेस फ्रॉडुलेंटली पे किए जाएं, घोस्ट एम्प्लॉयज़ को किए जाएं, और जो बंदे काम नहीं कर रहे उनको उन उन घंटों को भी पैसे मिलें। तो ये कंट्रोल्स को समझना इसलिए लाजमी है, क्योंकि देखो इदारा कंट्रोल लगाता है किसी मकसद को अचीव करने के लिए, और अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो मकसद अचीव नहीं होगा। और क्योंकि मेरे पास मेरे फाइनेंशियल्स के अंदर कोई भी चीज़ बच्चों जो रिकॉर्ड होती है वो किसी प्रोसेस से गुजर के होती है। अब लेट से मैं पेरोल में अगर ये कहूँ, लेट से कि पेरोल की कैलकुलेशन हो गई, सही है जी, उसमें से आपको विथहोल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सैलरी पे डिडक्ट करना होता है।
अब मैं बोलूँ कि विथहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन को कोई रिव्यू नहीं करता, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कोई अपडेटेड देखता नहीं है, कोई हमारे पास टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं बैठा हुआ इदारे के अंदर, तो ये भी क्या कंट्रोल वीकनेस है। तो आपको पता होगा, आपका रिस्क एलिवेट होगा कि पेरोल के अंदर मुझे ये टैक्सेशन का काम देखना है कि हो सकता है कि उस इदारे ने वो टैक्सेशन की डायरेक्शन गलत की हो और टैक्स अथॉरिटीज़ को सही तरीके से टैक्स जमा नहीं करवाया हो। तो ये आपका रिस्क एलिवेट होता है। कब रिस्क एलिवेट होता है? जब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, किसकी, कंट्रोल्स की। तो आपको ये बात समझ आती है। खैर, ये तो मैंने एक आपको रिकैप दिया, तो वो यहाँ पे भी यही कहता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो कहता ये है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जब आप हेल्प लेते हैं, जब कोई भी यूज़र एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से काम करवाती है, तो आपको नहीं लगता कि यही कंट्रोल्स अब प्लेस इन करने चाहिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि सारा डेटा जो मेंटेन वगैरह हो रहा है सब वहाँ हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन भी वो कर रहा है, सब वो कर रहा है। और आपने ये देखना है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विस दे रही है, क्या उस सर्विस का इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या मटेरियल है या नहीं है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आयदा। तो आप कहते हैं कि आप ये समझेंगे पहले कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है आपके लिए, उसका आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। देखो, दो चीज़ों को अलग रखना। एक वो जो आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को फीस दे रहे हो, वो तो मामूली चीज़ है, उसका कोई मसले वाली बात नहीं है। रिस्क और मसला कहाँ है? रिस्क और मसला वो है कि जो आपको वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसकी एंट्री तो आप बनाओगे ना, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो सेटल कर ले तो फिर आपको पहुंचने में टाइम लगे। तो आपने ये देखना है कि उस इदारे ने क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, वहाँ क्या क्या चेक एंड बैलेंस है। क्योंकि अब वो कहता है कि जब आप रिस्क असेसमेंट करोगे तो एंटिटी के कंट्रोल्स को तो समझोगे ही समझोगे। तुम्हें एक और एंटिटी के कंट्रोल को समझना है, जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तो उस इदारे ने जो तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उस सर्विसेज का इम्पैक्ट तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर सिग्निफिकेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने पूरा घुमा के आपको एक दुनिया घुमा के वापस यहाँ पे लेके आया हूँ कि आपने कंट्रोल्स इदारे के भी समझने हैं और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी समझने हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे कंट्रोल्स प्लेस इन हुए हुए हैं, तो फिर आपके पास जो चीज़ आएगी घूम के, वो भी सही होगी। और फिर आपने ये भी देखना है कि उस इंफॉर्मेशन को जो आपके पास घूम के आ रही है, उस पर आप लोगों ने क्या कंट्रोल्स प्लेस किए हैं। आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। फिर वो कहता है इसी केस के अंदर आप ये भी देखिएगा इस आयजा के अंदर के कॉम्प्लीमेंट्री यूजर कंट्रोल्स क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर कंट्रोल्स का मतलब है एक तो कंट्रोल जो उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए, और वो कंट्रोल जो कॉम्प्लीमेंट्री आपने खुद भी लगाए। रीड कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल्स दैट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स, यानी वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन है अज्यूम करेगी in the design of its services will be implemented by the user entity and which if necessary to achieve the control objectives. I hope आपको क्लियर होगा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, अभी ऊपर बताया मैंने। आर आइडेंटिफाइड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, यानी वो कहता ये है कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी अज्यूम करती है कि कुछ कंट्रोल्स आपने अपने पास भी लगाए हुए होंगे। लेट से जब चीज़ आपके पास आती होगी तो आप उसको मैनुअली एक दो को चेक करते होंगे। ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर एंटिटी यूजेस अ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर, the user entity must monitor and update their own antivirus definition। यानी अगर फॉर एग्जांपल वहाँ से डेटा आ रहा है, तो आपने क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं कि आपका एंटीवायरस अपडेटेड हो, आपकी फाइल्स करप्ट नहीं हो। ये सारी चीज़ें ये आपके एंड पे कंट्रोल्स हैं, ये यूजर एंटिटी कंट्रोल्स हैं। इसको बेसिकली यूँ समझो कि सामने से जब पेरोल का डेटा प्रोसेस होकर तुम्हारे पास आएगा, तो आंखें बंद करके एंट्री नहीं पार कर लेना। उसने एंट्री बनाई बनाई, पर आपने एक बार अपने एंड पे भी उसको चेक करना है, किसी बंदे से रिव्यू करवाना है, अप्रूव करवाना है, जिसको हम कहते हैं 4I प्रिंसिपल। आई होप दिस इज क्लियर यहाँ तक। अब एक और चीज़ वो कहता है, बाज़ औक़ात, पहले ये एग्जांपल ही दी हुई है आयज़ा के अंदर, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, और ताकि आपका ना यहाँ पे एक ग्रिप डेवलप हो कि हम तो अभी क्या समझ रहे थे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको ये नहीं बताया अभी कि हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को कैसे देखेंगे। वो सारी मंतकें हम देखेंगे आगे, बट अभी आपने सिर्फ मतलब समझा है कि क्यों, वाई आयज़ा 402 इज इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि आपने इंटरनल कंट्रोल कंपनी के भी समझना है। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनल कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी समझना है। कैसे, वो आगे बताता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, फिर वो कहता ही है कि बाज़ औक़ात, एक्सेप्शन बता रहा हूँ उसकी मैं आपको। एक्सेप्शन, वो कहता ही है कि बाज़ औक़ात आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं,
ऐसा ही है, बाज़ औक़ात बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एक स्पेसिफाइड डेट के ऊपर, स्पेसिफाइड डेट के ऊपर पेमेंट कर देना, यानी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट एक्स वाई जी वगैरह वगैरह। तो वो कहता है ये नहीं समझना कि ये बैंक भी तुम्हारे लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैंक तुम्हारे लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बैंक तुम्हारे लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस चीज़ में फ़र्क रखना, क्योंकि वो तुम्हारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, वो तो सिर्फ अपना एक चेक चला रहा है कि हाँ भाई सही है भाई, इसने बोला कि पेमेंट करनी है, उसने ठग करके आपकी बैंक स्टेटमेंट में से उसको डेबिट किया, सही है जी, और आपके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो कोई काम नहीं कर रहा। सेम इज़ द केस विद ब्रोकर। अगर आपने कोई सिक्योरिटीज़ परचेज की हुई हैं, अगर आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की, यानी अगर आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की और सिक्योरिटी परचेज करने पे आपका जो ब्रोकर है, उसने ब्रोकर ने आपके नाम पे सिक्योरिटीज खरीद ली, तो वो भी तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। बट दैट डजंट मीन कि आप उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे, क्योंकि ये सारा कंट्रोल आपके एंड के ऊपर है कि लेनी है नहीं लेनी, अप्रूव हुई नहीं हुई, कौन ऑथराइज है। क्योंकि ब्रोकर जो है तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा, ब्रोकर जो है तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि यहाँ से भी रेलिवेंट ऑथराइज पर्सन को इंस्ट्रक्शन देनी होगी उसको। तो ये तो कंट्रोल सारे तुम्हारे एंड के ऊपर हैं। तो फिर ब्रोकर के केस में भी आप ये मत समझना कि वो आपके लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैंने आपको बता दी एक्सेप्शन। एक और चीज़ सुन लो ताकि एक कंक्लूजन आ जाए। हम जब जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एसोसिएट की इक्विटी अकाउंटिंग। तो उसके जो फाइनेंशियल्स में चीज़ें आ रही होती हैं, वो तो उसका ऑडिटर देखता है ना, वो तो उसका ऑडिटर देखता है। हम तो ये कह रहे हैं कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो फिगर आती है उसका अपना शेयर मैं अपने पास रिकॉर्ड करता हूँ। तो वो मत समझना कि जो आपका जॉइंट वेंचर है वो आपके लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं भाई, इवन तो हो सकता है आपके फाइनेंशियल्स पे उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो। फिर वो ग्रुप ऑडिटिंग में आ जाता है कि भाई ग्रुप ऑडिटर के नाते, यानी अगर आप पेरेंट हैं तो आप फिर बोलते हैं कि भाई मैं या तो उस कंपोनेंट का ऑडिट करवा लूँ किसी और ऑडिटर से, या जो उसका ऑडिटर है उसको इंस्ट्रक्शंस भेज दूँ। वो सारी चीज़ें 600 में देखी हुई हैं और वो इस स्कोप में फॉल नहीं करती। तो सर इस क्लास को मैं इतना रखता हूँ जस्ट कि हमने ये समझा कि व्हाट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्कोप क्या है। जज़ाकल्लाह।